बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, चैप्टर नंबर 6 कंप्यूटर सिक्योरिटी, उसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को। एंटीवायरस बेटा, जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया वायरस के बारे में, और हमने कहा कि वायरस एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर की वर्किंग को डिस्टर्ब करता है। तो उसके बरक्स जो कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ये क्या करता है कि ये उस वायरस को डिटेक्ट और रिमूव करता है। इसी तरह इस एंटीवायरस का हमें ये भी फ़ायदा होता है कि ये ऑलरेडी अगर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड होता है, तो वायरस अगर हमारे सिस्टम के अंदर ट्रांसफ़र होने लगता है तो उससे भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी जो ओल्ड वायरसेस हैं जिनके खिलाफ ऑलरेडी उस एंटीवायरस के अंदर प्रोटेक्शन मौजूद होगी, तो वो क्या करेगा, ऐसे वायरसेस को वो स्टॉप कर लेगा, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंटर नहीं होने देगा। तो अगर हमारे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी वायरसेस हैं तो उनको डिटेक्ट करेगा और रिमूव करेगा। इसी तरह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो आप मैंने बताया था कि इसकी अपडेट आती रहती हैं, और अपडेट को इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है। वो इसलिए क्योंकि नए आने वाले वायरसेस तभी डिटेक्ट और रिमूव हो सकते हैं, या वो उनसे प्रोटेक्शन हमें तभी मिल सकती है जब हम उस एंटीवायरस की अपडेशन को इंस्टॉल करते रहते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि न्यू वायरस जो आते हैं उसकी ऑलरेडी प्रोटेक्शन या उसके खिलाफ जो वो वाला एंटीवायरस होता है वो उसके लिए नहीं बना होता, यानी उसको डिटेक्ट और रिमूव करने की उसके पास सलाहियत नहीं होती। जब आप उसको अपडेट करते हैं तो वो कंपनीज, क्योंकि वो क्या करती रहती हैं, अपडेट करती रहती हैं अपने उस एंटीवायरस को कि वो न्यू आने वाले वायरस को भी डिटेक्ट और रिमूव कर सके, तो इसलिए हमें अपडेट्स इंस्टॉल करना ज़रूरी होती हैं। उसके बाद मार्केट के अंदर जैसे आपको पता है कि बहुत से एंटीवायरस अवेलेबल हैं। आप किसी भी एंटीवायरस को यूज़ कर सकते हैं, और ये भी बहुत कम होता है कि एक एंटीवायरस तमाम के तमाम वायरसेस को डिटेक्ट और रिमूव कर सके। हमें अक्सर ये भी होता है कि किसी स्पेसिफिक वायरस के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरस इंस्टॉल करना पड़ता है और उसको यूज़ करना पड़ता है। लेकिन आजकल ज़्यादातर ये भी है कि ज़्यादातर जो एंटीवायरस हैं वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगर हम उनकी अपडेट जो भी डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे जब जब आती हैं तो हम उनको अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते रहें। तो इसी तरह बेटा, बहुत से मार्केट के अंदर एंटीवायरस हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे कि अवास्ट हो गया, नॉर्टोन एंटीवायरस हो गया, मिकैफ़ी, एवीजी। इस तरह के बहुत से एंटीवायरस हैं। अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको लाखों करोड़ों की तादाद में एंटीवायरस मिलेंगे। तो जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं या बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, इस हवाले से कि ये बहुत अच्छे हैं, इनका जो सिक्योरिटी। तो बेटा, बहुत से मार्केट के अंदर एंटीवायरस मौजूद है। आप इंटरनेट पे सर्च करें तो शायद आपको लाखों की तादाद में एंटीवायरस मिल जाए। लेकिन कुछ एंटीवायरस हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे कि अवास्ट, मिकैफ़ी, एवीजी, नॉर्टोन। तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एक बात बेनिफिट्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स पे जाने से पहले बता दूं कि जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो विंडो का अपना भी एक डिफेंडर सिस्टम होता है, यानी विंडो के अंदर भी मौजूद होता है एक उसका अपना एंटीवायरस, जिसको वो डिफेंडर सिस्टम कहते हैं, जो डिफेंड कर रहा होता है, विंडो को प्रोटेक्ट कर रहा होता है हमारे सिस्टम को। लेकिन वो इतना आप कह सकते हैं कि पावरफुल नहीं है दूसरों के मुकाबले में। तो इसलिए हम अक्सर यूज़ करते हैं कोई एक्स्ट्रा एंटीवायरस, यानी अलग से एक प्रोग्राम करते हैं जो ज़्यादा पावरफुल हो। तो उसके अलावा नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो बेनिफिट जैसे मैंने अभी चीज़ें बताई हैं तो उससे आपको ऑलरेडी
हो गया होगा अंदाज़ा कि कौन से इसके बेनिफिट्स हैं, कि ये हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करता है वायरस से, ये हमारी फाइल्स वगैरह को चेक करता है कि किसी की फाइल के अंदर कोई वायरस तो नहीं है, अगर कोई वायरस होगा तो उसको डिटेक्ट करके रिमूव करेगा। न्यू हम फाइल्स वगैरह को कॉपी कर रहे होंगे या इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो उसको स्कैन करता है, स्कैन करके फिर उसमें चेक करता है कोई वायरस वगैरह तो नहीं है। तो इससे हमारा जो डेटा है वो डैमेज होने से क्या होता है, सेव रहता है, यानी हमारा डेटा वगैरह लॉस नहीं होता। यहाँ पे वर्ड है क्वारंटाइन्स एंड एलिमिनेट अ वायरस सो दैट इट मे नॉट हार्म कंप्यूटर। क्वारंटाइन्स की समझ तो सबको आ गई होगी, क्योंकि ये जो कोविड 19 की वजह से जो भी इफेक्टेड हुए हैं लोग कोरोना वायरस से, तो उनको क्या किया जाता था, क्वारंटाइन किया जाता था 14 डेज के लिए। तो ऐसे ही क्या करते हैं कि हमारी कोई फाइल जो है वो इन्फेक्टेड हो जाती है वायरस से, तो उसको क्वारंटाइन करने का मतलब होता है कि आप कुछ दिन के लिए उसको क्या कर दें, एक मखसूस फोल्डर के अंदर भेज दें दूसरी फाइल से अलग। तो उस फोल्डर के अंदर वो तब तक रहेगी जब तक वो इन्फेक्टेड है, जब तक वो वायरस उसमें से रिमूव नहीं हो जाता। तो जैसे ही वायरस उसमें से अलग होगा, वो ये नहीं है कि वो इसलिए नहीं होता कि वो फाइल जो है उसको कोई 10 या 15 दिन रखेंगे तो वो 10-15 दिन के बाद ऑटोमेटिकली उस वायरस से जान छूट जाएगी। बल्कि उसमें ये होता है कि अगर तो लॉजिक बम जैसा वायरस है तो हाँ, वो हो सकता है कि उस टाइम पीरियड के बाद तो उसने काम करना ही नहीं है, तो वो तो हो सकता है। लेकिन बाकी जो वायरसेस हैं वो एंटीवायरस इस क्राइटेरिया पे उसे क्वारंटाइन करता है कि वो उस वायरस को तो डिटेक्ट तो कर रहा होता है लेकिन उसको रिमूव करने की एबिलिटी नहीं होती। जैसे हमारे पास कोविड 19 की सिचुएशन में, यानी कोरोना वायरस जो था, वो लोगों में हम डिटेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रॉपर मेडिसन नहीं है कि मेडिसन दें या इंजेक्शन लगाएं और वो बिल्कुल ओके हो जाए पेशेंट। तो हम उसको क्वारंटाइन कर देते हैं 14 डेज के लिए। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि वो जो एंटीवायरस है वो उसको डिटेक्ट तो कर रहा होता है कि इसके अंदर वायरस है, ये इफेक्टेड फाइल है, इन्फेक्टेड फाइल है। अब वो क्या करता है कि उस वायरस को रिमूव नहीं कर पाता, तो उसको क्वारंटाइन में लेके जाता है कि जब तक इसकी कोई न्यू अपडेट नहीं आती जिससे वो उस फाइल में से उस वायरस को रिमूव कर सके, तब तक वो फाइल हमारी उठा के उस खास फोल्डर के अंदर रख देता है, खास जगह के अंदर रख देता है। जब भी जैसे ही वो फाइल हमारी ठीक होती है तो वो दोबारा रीस्टोर हो सकती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो डेटा होता है वो लॉस नहीं होता, वरना तो वो फाइल अगर हम पूरी पूरी डिलीट कर दें तो हमारा डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। वायरस को एलिमिनेट करना, ख़त्म कर देता है वायरस वगैरह को। तो नेक्स्ट वन है बेटा डेटा सिक्योरिटी। सबसे बड़ा जो मसला है या सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो है ही डेटा सिक्योरिटी की। बल्कि आजकल तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपको वीडियोस देखने को मिल रही होंगी जब से व्हाट्सएप ने न्यू अपनी प्राइवेसी पॉलिसी दी है। तो बहुत सी फ़नी वीडियोस भी आप देख रहे होंगे कि, और बहुत से फ़नी मैसेजेस या आप पिक्चर्स वगैरह देख रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ़ तरीके से दिखाया जा रहा है कि आपके डेटा को कोई और देख रहा है, या आपकी पिक्चर्स को या आपकी चैट्स मैसेजेस वगैरह को कोई और रीड कर रहा है। तो उस पर काफ़ी लोगों ने फ़नी अंदाज में भी बनाया हुआ है। और बहुत से यूट्यूब पे आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपको बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप के बारे में, कि व्हाट्सएप किस तरह आपके डेटा को और कौन से डेटा को शेयर करने जा रहा है और उससे क्या नुकसान है। उस बहस में नहीं पड़ते। मेरा तो ये मानना है, अगर मुझसे कोई इसके लिए सजेशन ले तो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी जो प्रोडक्ट है, जो कोई भी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी कोई प्रोडक्ट चला रही है, यानी वो प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ कोई प्रोग्राम, एप्लीकेशन, तो चाहे वो व्हाट्सएप हो या कोई भी एप्लीकेशन हो, तो उसके लिए उनका कोई ना कोई उसके मकासद होते हैं, कोई ना कोई उनका अपना भी उसके पीछे एडवांटेज होगा। यानी वो उससे कोई ना कोई एडवांटेज उठाना चाह रहे होंगे, तभी वो उस पर पैसा लगा रहे हैं या उसको चला रहे हैं। वरना ऐसे तो नहीं है कि बगैर उस
फ़ायदे के वो उस चीज़ को चलाते रहें और उस पे इन्वेस्टमेंट करते रहें, तो वो चाहे आप व्हाट्सएप यूज़ करें, चाहे आप टेलीग्राम या जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर लें उसके लिए, तो सारी कंपनीज़ ये काम करती हैं और इससे हमें फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए कि उन्होंने कोई हमारी चैट्स वगैरह को नहीं पढ़ना। पहली तो ये गलत बात फैलाई जा रही है और आवाम को डराया जा रहा है कि व्हाट्सएप क्या करेगा, आपकी चैट्स वगैरह को या आपके जो पिक्चर्स वगैरह है उसको शेयर करेगा। जस्ट आपकी जो प्रोफाइल फ़ोटो है वो शेयर की जाएगी, क्योंकि वो सेव रखी जाती है और वो शेयर इस तरह नहीं की जाएगी कि पब्लिक कर दी जाएगी, पब्लिक नहीं, बल्कि वो जस्ट कुछ एप्लीकेशन के साथ, जैसे व्हाट्सएप से आपका फेसबुक पे अभी अकाउंट ही नहीं बना हुआ और आप फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं और व्हाट्सएप पे आपकी कोई प्रोफाइल फ़ोटो है, तो वो प्रोफाइल फ़ोटो वही वाली आपको उस फेसबुक पे भी दिखा देगा। यानी इस तरह आपको वो प्रोफाइल फ़ोटो आपको उधर फेसबुक पे भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो पब्लिक कर देगा और हर कोई आपकी वो चीज़ें देख सकता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और ना ही ये होगा कि आपकी कोई चैट्स या पिक्चर्स वगैरह को कोई देखेगा या शेयर करेगा। वो एक लिमिटेड उन्होंने बताई हुई हैं चीज़ें जो वो आपकी एक्सेस करेंगे, और वो आपकी मोबाइल की इंफॉर्मेशन है, आपकी लोकेशन की इंफॉर्मेशन है और आपका मोबाइल नंबर है, और वो भी किसी दूसरों के साथ इस तरह शेयर नहीं करेंगे, बल्कि बिजनेस पर्पस के लिए करेंगे। और ये बिजनेस पर्पस के लिए तमाम कंपनीज करती हैं, एड्स वगैरह दिखाने के लिए या एड्स सेंड करने के लिए। तो टारगेट यूज़र को टारगेट करने के लिए जस्ट वो उनका पर्पस वो है, उससे ज़्यादा उनका कोई मकसद नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि चाहे वो आप दूसरी एप्लीकेशन पे भी जाएंगे तो वो भी इसी पर्पस के लिए क्या करेंगे, आपको यूज़ करेंगे। तो ये हर कंपनी करती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो जस्ट और जस्ट बिजनेस पर्पस है उनका, और वो लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन है जो ले रहे हैं, जिससे हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट वन, हम अगर बात करें इसी डेटा सिक्योरिटी के हवाले से, तो उससे हटके, तो डेटा सिक्योरिटी होती है प्रोटेक्शन ऑफ डेटा। यानी आप जब डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, डेटा सिक्योरिटी। अब बात हो रही है डेटा की सिक्योरिटी की, ना कि कंप्यूटर या सिस्टम की सिक्योरिटी की। यानी आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो पड़ा डेटा है उसको सिक्योर करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। अब डेटा आपको पता है कि आपका कंप्यूटर के अंदर स्टोर पर होता है, और कंप्यूटर के अंदर जहाँ जो आपका डेटा स्टोर होता है वो आपके लिए लाजमी बात है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो एक वैल्यू रखता है। अ, आप उस डेटा को खोना नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कोई डिलीट कर दे, कोई आपका वो डेटा चोरी कर ले। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि मुख्तलिफ टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया कि हम क्या करेंगे कि पूरे के पूरे कंप्यूटर को किसी ऐसे रूम में रखेंगे जो लॉक्ड हो। इसी तरह हम क्या करते हैं कि फिर डेटा पे मुख्तलिफ क्या करते हैं कि पासवर्ड वगैरह लगा के रखते हैं ताकि कोई एक्सेस ना कर सके। तो डेटा हमारा अब देखें दो तरह से हो सकता है, लॉस भी हो सकता है और चोरी भी हो सकता है। चोरी तो आपको पता है कि एक्सीडेंटली नहीं होगा कि कोई आपका डेटा एक्सीडेंटली चोरी करके ले जाए, यानी कॉपी करके किसी और के पास ले जाए। जो दूसरा है आपका डेटा रिमूव होना, तो वो एक्सीडेंटली भी हो सकता है। यानी कोई आपका सिस्टम यूज़ कर रहा था, कोई बच्चा हो सकता है या कोई ऐसा बंदा जिसको इतना यूज़ करना नहीं आता, तो वो एक्सीडेंटली आपके डेटा को डिलीट कर सकता है, या गलती से उसने कुछ और डिलीट करना था और आपका पर्सनल डेटा या आपकी कुछ भी एजुकेशनल डेटा या जो भी आपका डेटा है वो आपका रिमूव कर देता है। तो एक्सीडेंटली आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। आप वो खुद ये नहीं चाह रहा था कि आपका नुकसान करे या आपका डेटा डिलीट करे, लेकिन एक्सीडेंटली उसने आपका डेटा डिलीट कर दिया है। तो ये दो तरह से हो सकता है। यानी एक वो जानबूझ के भी कर सकता है कोई हमारे डेटा को चोरी या डिलीट, और एक वो हो सकता है कि उससे गलती से ये हो जाए कि वो गलती से हमारा डेटा वगैरह डिलीट कर दे। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। यानी एक होता है इंटेंशनली और एक होता है अनइंटेंशनली, के इंटेंशनली डेटा हमारा डिलीट वगैरह या किया गया है या अनइंटेंशनली ये काम हुआ है।
तो इसी तरह क्या होता है कि कंपनीज हमारे डेटा कलेक्ट करती हैं, जैसे फेसबुक पे आप देख लें या हमारी ईमेल अकाउंट पे हमारा बहुत सा डेटा पड़ा होता है, हमने बहुत सी अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर किया होता है। वहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, ऑनलाइन हमारे डेटा को क्या करती हैं, स्टोर कर रही होती हैं। अब इसी तरह बैंक के अंदर भी अपना अकाउंट इंफॉर्मेशन रखते हैं, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी देते हैं, नाम आपका, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह होता है। इसी तरह आपका अकाउंट की इंफॉर्मेशन होती है, आपके बैंक बैलेंस की इंफॉर्मेशन होती है, आपकी ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन होती है। तो ये कंपनीज जो डेटा होल्ड कर रही होती हैं, अब ये किसी न किसी कंप्यूटर या किसी न किसी सिस्टम पे ही इसको होल्ड करती हैं। तो इनको भी चाहिए होता है कि ये हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करें, यानी इनके लिए ये चीज़ लाजमन है कि किसी भी कस्टमर का डेटा प्रोटेक्ट करें और किसी भी कस्टमर के डेटा को एक तो लॉस ना होने दें, और दूसरा किसी और तक इस डेटा की एक्सेस ना होने दें। यानी कोई और हमारे डेटा को एक्सेस कर ले, उससे हमें क्या हो सकता है कि बहुत सा नुकसान हो सकता है। जैसे अगर सिर्फ ये आप बात करें इसकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह की, सॉरी, आप बैंक की डिटेल की बात करें, तो बैंक की डिटेल अगर कोई ले लेता है और एक्सेस कर लेता है तो वो मेरा पूरा का पूरा अकाउंट क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो इस तरह की हमें इसलिए इस तरह हमें डेटा को प्रोटेक्ट करना पड़ता है ताकि हमारा कोई डेटा अनऑथराइज यूज़र एक्सेस ना कर सके। तो नेक्स्ट वन है इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा सिक्योरिटी। तो जैसे मैं डेटा सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा था, तो सबको ये बात क्लियर हो रही है कि हमारा जो डेटा है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और डेटा इम्पोर्टेंट है तो उसको सिक्योर करना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी चीज़ हमारी किसी के पास भी चली जाती है तो वो इलीगल वे से हमारे डेटा को एक्सेस कर सकता है, और उस डेटा को एक्सेस करके वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे जैसे अगर बैंक इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो बैंक इंफॉर्मेशन से वो हमारी तमाम का तमाम बैंक बैलेंस उड़ा सकता है। तो ऐसा कुछ भी कर सकता है। तो हमें अनऑथराइज एक्सेस से बचने के लिए ऐसी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी पड़ती हैं डेटा को, ताकि कोई और हमारे डेटा को एक्सेस ना कर सके। बेटा नेक्स्ट वन है वेज इन विच सिक्योरिटी ऑफ डेटा में बी वायलेटेड, यानी वो कौन से तरीकाकार हैं जिसके थ्रू आपका डेटा वायलेट हो सकता है। फर्स्ट वन, वो जो आपका रूम है जिसके अंदर कंप्यूटर पड़ा है, उसको अगर आपने प्रॉपर लॉक नहीं किया हुआ, अगर आपने उसको प्रॉपर प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ, उसकी सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखा हुआ, तो कोई भी उस रूम तक एक्सेस कर सकता है और आपके डेटा को चोरी कर सकता है। नेक्स्ट वन है अनऑथराइज यूज़र। आपका अगर वो हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो या कोई भी जानने वाला, या जैसे आपको पता है कि बहुत से लोग कॉल करते हैं और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में पूछते हैं, बैंक की इंफॉर्मेशन के बारे में कि आपने डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका आईडी कार्ड नंबर क्या है, आपने कौन सा पिन रखा हुआ है। जैसे बैंक वाले अक्सर कहते हैं कि ये पिन या ये वाला कोड जो है किसी को ना दिया करें। तो ऐसी इंफॉर्मेशन वो कोई हमारा दोस्त हमसे मतलब इलीगल वे से ले लेता है, हम खुद से नहीं देते बल्कि वो किसी तरीके से चोरी कर लेता है या देख लेता है, या कोई भी हमें इस तरह फ्रॉड करके हमसे पूछ लेता है। तो वो क्या कर सकता है, वो फिर हमारे जो बैंक बैलेंस है उस सारे को यूज़ कर सकता है। तो ये सेकंड वे है। इसी तरह थर्ड वे की बात की जाए तो कोई भी हमारी ऑनलाइन मेल वगैरह को पढ़ सकता है, और वो इस तरह हो सकता है कि जैसे हमने किसी के सामने कोई यूज़र नेम पासवर्ड लगाया हो, उसने उस तरह से उसको कैप्चर कर लिया हो, देख लिया हो। या हो सकता है कि मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड किसी के सिस्टम पे लॉगिन किया था और वहाँ पे कोई ऐसी एप्लीकेशन थी जो कीज़ को स्टोर कर रही थी, या स्क्रीन रिकॉर्डर को उसने यूज़ किया हुआ था, या उसने कीबोर्ड रिकॉर्डर यानी की लॉगर जैसे होते हैं, जैसे वो की लॉग बनाते जाते हैं जो जो की प्रेस की जाती है, तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ पे उसके पास चला जाएगा। और फिर क्या होगा कि वो बाद में आपकी ईमेल वगैरह को पढ़ सकता है। ये थर्ड वे है। अगर बात की जाए फोर्थ वे की, तो कोई भी आपके कंप्यूटर पे वायरस भेज के आपके डेटा को क्या कर सकता है,
आपके डेटा को ख़राब कर सकता है, डैमेज कर सकता है, या आपके नेटवर्क को ख़राब कर सकता है, या आपके रिसोर्सेज अनअवेलेबल हो सकते हैं। तो इस तरह क्या हो सकता है, आपका सिस्टम की वर्किंग डिस्टर्ब हो सकती है। इसी तरह क्या हो सकता है कि कोई अनऑथराइज्ड यूज़र है जो आपके बैंक अकाउंट तक एक्सेस हासिल कर लेता है और वो ट्रांसफ़र करता है आपकी जितनी भी अमाउंट है उसको अपनी बैंक के अंदर। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं, जैसे आपको पता है मोबाइल बैंकिंग है, तो कोई एप्लीकेशन मतलब HPL की फॉर एग्ज़ाम्पल या MCB की एग्ज़ाम्पल ले लें, उसकी एप्लीकेशन करता है और आपको कॉल करके आपकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे अपने पास दर्ज करता है और आप इंफॉर्मेशन गलती से दे देते हैं या उसके पास किसी तरह से है, तो वो क्या कर सकता है, वो सारी की सारी अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकता है। कोई फिर ऐसे हो सकता है कि कोई आपको जैसे इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल है और कोई बंदा क्या करे कि आपको बार बार कॉल करना स्टार्ट कर दे। आजकल तो खैर मोबाइल है, जब उस मोबाइल को क्या कर देते हैं, मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर देते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो पहली ही टोन पे उसको क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। लेकिन देखें कि अगर हम पुराने मोबाइल की बात करें, जो छोटे मोबाइल होते थे, उस पे हमें खुद ही रिजेक्ट करना पड़ता था। तो अब देखें वो बार बार बंदा कॉल कर रहा है, तो अब देखें कोई हमारी ज़रूरी कॉल भी आ रही होगी तो उसको वो नंबर क्या मिलेगा, बिज़ी मिलेगा, क्योंकि एक पर्सन ने हमारे उस नंबर को क्या रखा हुआ है, बिज़ी रखा हुआ है, बार बार हमें कॉल किए जा रहा है हमें तंग करने के लिए। तो हमारी एक जो वो चीज़ है वो हमारी यूटिलाइज नहीं हो रही प्रॉपर वे से, क्योंकि वो बंदा जो है वो जानबूझ के डिस्टर्ब कर रहा है। इसी तरह मोबाइल पे बार बार कॉल आ रही है तो वो बार बार हम रिजेक्ट कर रहे हैं, हम इरिटेट हो रहे हैं और हम मोबाइल को उस तरह बेहतर तरीके से, फॉर एग्जांपल मैंने कोई मैसेज टाइप करके भेजना था तो मैं बार बार डिस्टर्ब हो रहा हूँ। इसी तरह कंप्यूटर पे भी क्या होता है कि कोई आपको बार बार रिक्वेस्ट भेज सकता है, ऐसी रिक्वेस्ट जिससे आपका कंप्यूटर क्या हो जाता है, बिज़ी हो जाता है। अब कंप्यूटर पे आपने काम करना होता है लेकिन वो इतना बिज़ी हो जाता है कि आपके काम को कर ही नहीं पाता, क्योंकि बार बार उसको रिक्वेस्ट आ रही होती हैं और वो उन रिक्वेस्ट के अंदर बिज़ी हो जाता है। आपका जो प्रोसेसर है, आपकी मेमोरी है, उधर यूटिलाइज होने स्टार्ट हो जाती है, तो आपका एक्चुअल जो वर्क है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे सिक्योरिटी थ्रेट्स की। सिक्योरिटी थ्रेट्स जैसे कि ऑलरेडी हमने कहा कि हमारा जो डेटा है या किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक इम्पॉर्टेंट एसेट होता है, बहुत कीमती चीज़ है। अगर हम हार्डवेयर से भी कंपेयर करें तो हार्डवेयर तो देखें बाद में उसको परचेज़ किया जा सकता है या लाया जा सकता है, लेकिन फिर डेटा को कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, या उसको उस तरह बनाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो डेटा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है हार्डवेयर के मुकाबले में भी। तो इसकी जो हमारे पास इसकी प्रोटेक्शन के लिए हम बहुत सी टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसको सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन से होते हैं, एक इंटेंशनली सिक्योरिटी थ्रेट है और एक अनइंटेंशनली सिक्योरिटी थ्रेट है। जैसे मैंने कहा था कि एक क्या हो सकता है कि कोई जानबूझकर आपका डेटा को डिलीट करता है या उसको डैमेज करता है, और एक है अनइंटेंशनली, यानी वो उसकी इंटेंशन नहीं होती, वो जानबूझ के ये नहीं कर रहा होता, बल्कि गलती से वो क्या कर देता है, आपके डेटा को डिलीट कर देता है। तो उसको क्या कहते हैं कि अनइंटेंशनली उसका डेटा क्या हो गया, उस पर्सन से डिलीट हो गया हमारा डेटा। तो इस अब चाहे वो जानबूझकर डिलीट हो, चाहे वो गलती से डिलीट हो जाए, हमारे लिए तो हमारा डेटा इम्पॉर्टेंट था, तो उसका नुकसान तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हमें दोनों किस्म की प्रोटेक्शंस रखनी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर को बच्चे यूज़ करते हैं, तो आप कोशिश किया करें कि उनका अलग से एक अकाउंट बनाया करें और उनको जस्ट उस फोल्डर या फाइल तक एक्सेस दिया करें जो उनके लिए है। बाकी फोल्डर या फाइल्स आप यूज़र परमिशंस सेट कर दिया करें कि उनको एक्सेस ना हो, या आप उनको अगर देखने अलाउ करना चाहते हैं तो उनको आप डिलीट या
मतलब रीराइट करने की परमिशंस उनसे ले लें, तो फिर क्या होता है कि वो डेटा को, आपके डेटा को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो अगर हम बात करें इंटेंशनल थ्रेट्स की, तो इंटेंशनल थ्रेट्स में याद रखिएगा, हैकर्स हो सकते हैं जो आपके डेटा को इस किस्म का नुकसान पहुंचाएं, या कोई आपका ऐसा दोस्त या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंदर एम्प्लॉय जो आपसे नाराज़ हो, या किसी किस्म का उसको आपसे इशू हो, तो वो क्या कर सकता है, आपके डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है। अनइंटेंशनली, जैसे मैं कह रहा था कि डेटा गलती से आपका डिलीट हो जाए किसी से, तो उसमें क्या हो सकता है कि कोई भी आपका दोस्त हो सकता है या घर का कोई फर्द जिससे गलती से ये डेटा, वो उस जानबूझ के ना हो बल्कि वो गलती से डेटा आपका रिमूव कर दे। तो इससे भी हमें क्या करना होता है, अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना होता है, अपने डेटा को बचाना होता है। सोल्यूशन ऑफ डेटा थ्रेट, यानी हम कैसे अपने डेटा को सेव कर सकते हैं इस चीज़ से कि हमारा कोई डेटा लॉस ना हो, चाहे वो गलती से या कोई जानबूझ के करे, यानी कोई हैकर्स है, या कोई हमारा ऐसा एम्प्लॉय जो नाराज़ है हमसे, या कोई गलती से, मतलब कोई बच्चा है जिसको हमने कंप्यूटर या मोबाइल या लैपटॉप दिया है, या वो हमारा कोई ऐसा दोस्त है जो बेहतर तरीके से सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकता और हम उसको दे रहे हैं, तो हमें फिर कुछ ऐसा करना है ताकि वो डेटा हमारा लॉस ना हो, या डेटा को वो नुकसान ना पहुंचा सके। तो उसमें सबसे पहला है यूज़र राइट्स। यूज़र राइट, जैसे मैं यूज़र की परमिशंस की बात कर रहा था, कि आप मुख्तलिफ यूज़र बनाएं और उसके अंदर परमिशन सेट करें कि किसको रीड की सिर्फ है परमिशन, और किस को रीड राइट दोनों की परमिशन है, और किस को सिर्फ राइट की परमिशन है। तो मुख्तलिफ होते हैं कि आपने फुल कंट्रोल देना है, आपने कौन कौन सा कंट्रोल किस को देना है, तो यूज़र परमिशंस आप सेट कर सकते हैं। इसी तरह ये भी सेट कर सकते हैं वो कौन सी ड्राइव्स को, यानी C D E F आपकी ड्राइव है, तो कौन सी ड्राइव वो एक्सेस कर सकता है, कौन सी ड्राइव को एक्सेस नहीं कर सकता, वो एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल कर सकता है या नहीं कर सकता। इसी तरह आप उसको फोल्डर पे भी परमिशन दे सकते हैं कि ये इस फोल्डर को एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता। पीरियोडिक बैकअप की बात की जाए तो बैकअप हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें डेली बेसिस पे, ये हमारे डेटा पे डिपेंड करता है, जितना इम्पोर्टेंट डेटा हो उस हिसाब से हमें बैकअप प्लान करना चाहिए। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस मंथली वीकली बेसिस पे क्या करती हैं, या आफ्टर 15 डेज वो क्या करती हैं, बैकअप क्रिएट करती हैं। बैकअप होती है डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द डेटा, यानी आपके डेटा की एक डुप्लीकेट कॉपी होती है जो आप सेव करके रख रहे होते हैं। और उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपका डेटा लॉस्ट होता है, यानी आपका डेटा डैमेज हो गया है, ख़राब हो गया है, या किसी ने डिलीट कर दिया है, तो आपके पास वो बैकअप पड़ा होगा, वो दूसरी कॉपी उसकी पड़ी होगी, तो आप उससे उस डेटा को क्या करेंगे, दोबारा वापस ले आएंगे। पासवर्ड वगैरह लगा के रखें अपने इंपॉर्टेंट डेटा को ताकि कोई एक्सेस ना कर सके। इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ऑलरेडी हम काफ़ी मरतबा डिस्कस कर चुके हैं कि इंक्रिप्टेड फॉर्म में जब आपका डेटा होता है तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि कोई अगर उस डेटा को एक्सेस कर लेता है, चोरी कर लेता है, तो वो उस डेटा को रीड नहीं कर सकता जब तक वो उसको डिक्रिप्ट ना करे। यानी उसको डिक्रिप्शन टेक्निक का ना पता होगा तो वो उस डेटा को रीड नहीं कर सकेगा। यानी आपने एक मैसेज हेलो लिखा हुआ है, लेकिन हेलो की जगह आपने कुछ वर्ड चेंज करके उसको रखा हुआ है, यानी आप कहते हैं कि हर इंग्लिश अल्फ़ाबेट करेक्टर जो है वो फिफ्थ करेक्टर से मैंने रिप्लेस करके रखा हुआ है। तो अब ये बात हर एक को तो नहीं पता होगी ना, आपको पता होगी या आपने जिसको बताई हुई है। तो अब देखें, वो हेलो को पढ़ेगा तो एच की जगह फिफ्थ अल्फ़ाबेट आएगा, तो वो मैसेज उसको कुछ और लगेगा कि पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन आप जब उसको पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, उसको हर अल्फ़ाबेट करेक्टर को आप फिफ्थ करेक्टर्स बैक पे लेके आएंगे, तो आपको उस मैसेज, ओरिजिनल मैसेज का पता चल जाएगा। तो इस तरह आप इनक्रिप्टेड, ये वैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, मुख्तलिफ एप्लीकेशन हैं जो मुख्तलिफ तरीक़ाकार को यूज़ करती हैं। आप मतलब कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं इनक्रिप्टेड इनक्रिप्शन के लिए। तो जैसे व्हाट्सएप आपकी इनक्रिप्टेड वे में आपकी जो मैसेज हैं या चैट्स वगैरह को इनक्रिप्टेड वे में ट्रांसफ़र करती है,
उसका फ़ायदा क्या होता है कि कोई भी दरमियान में अगर उस मैसेज को क्या करता है, रीड करने की कोशिश करता है, तो उसको वो मैसेज समझ नहीं आएगा कि ये मैं एक्चुअल में मैसेज है क्या। नेक्स्ट है स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब है कि आप प्रॉपर क्या करें कि अपने जो डेटा है उसको एंटीवायरस से स्कैन करते रहें। स्कैन यानी एंटीवायरस एक तो इंस्टॉल होना चाहिए और प्रॉपर स्कैनिंग होनी चाहिए कि किसी किस्म के वायरस से हमारा डेटा लॉस ना हो। नेक्स्ट वन, रूम वगैरह को लॉक वगैरह हमें लगा के रखना चाहिए। नेक्स्ट वन है डेटा प्रोटेक्शन और डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो डेटा प्रोटेक्शन के बारे में ऑलरेडी मैं बहुत डिस्कस कर चुका हूँ, आप वो पढ़ लीजिएगा, वो चीज़ें होती हैं। और इसके अंदर ये होता है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हमारे डेटा को जब रख रही होती हैं, मतलब हमसे इंफॉर्मेशन लेती हैं हमारी और अपने पास रखती हैं, तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो उस इंफॉर्मेशन को उसी मकसद के लिए यूज़ करें जिस मकसद के लिए उन्होंने ली है हमसे इंफॉर्मेशन, या जिस पर्पज़ के लिए मैंने उन्हें इंफॉर्मेशन दी है। एक तो जस्ट उसी पर्पज़ के लिए उस इंफॉर्मेशन को उन्हें यूज़ करना चाहिए। सेकंड वन, उस डेटा को उन्हें प्रोटेक्ट भी करना चाहिए कि कोई हमारा डेटा जो है वो एक्सेस ना कर ले अनऑथराइज यूज़र। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फेसबुक वगैरह पे अपनी इंफॉर्मेशन दी हुई है और मैंने कुछ चीज़ें पब्लिक की हुई हैं, कुछ ओनली फॉर मी हैं, कुछ ओनली फॉर फ्रेंड्स हैं, जैसे चैट्स वगैरह या कुछ पर्सनल इमेजेस वगैरह हो सकता है ओनली फॉर मी हो। तो अब देखें कि वो उस फेसबुक ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि वो मेरे डेटा को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि उसने कहा है कि ये वाली चीज़ें आपकी ओनली फॉर मी रहेंगी, यानी ये सिर्फ आपके लिए रहेंगी। तो इसका मतलब है वो कभी पब्लिक नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह अगर हम बात करें कि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन हमसे ली हुई है, तो जिस पर्पज़ के लिए वो इन्फॉर्मेशन ली है जस्ट और जस्ट उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करें, वो किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन को हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के बाकायदा एक्ट बने हुए हैं डेटा प्रोटेक्शन के, जो कि पाकिस्तान में बहुत कम इम्प्लीमेंटेड हैं, या एशियन कंट्रीज़ के अंदर बात करें तो इम्प्लीमेंटेड नहीं है बाकायदा। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर बात करें तो बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंटेड हैं, और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी मरतबा इस तरह फेस भी करना पड़ता है कि मुख्तलिफ लोग उन पे कर देते हैं केसेस वगैरह के आपने हमारे डेटा को सिक्योर नहीं रखा, या हमारे डेटा को इस तरह आपने इलीगल वे इलीगल यूज़ किया है, तो उन्हें फिर बहुत भारी फाइन पे करना पड़ता है। तो इसलिए ये कंपनीज क्या करती हैं, हमारे डेटा को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट बेटा, प्राइवेसी इशू। प्राइवेसी इशू अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने व्हाट्सएप प्राइवेसी पे बात की थी तो तब भी मैंने बहुत कुछ डिस्कस किया था। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि प्राइवेसी होती क्या है। बेटा, हर इंडिविजुअल का राइट है कि वो अपने डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में जान सके। यानी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी उसका रखती है डेटा और इन्फॉर्मेशन, तो उसको उस तक एक्सेस होनी चाहिए, यानी उसको खुद को उसकी इंफॉर्मेशन तक एक्सेस होनी चाहिए। और सेकंड, कि उसके पास राइट होना चाहिए कि वो अपनी कौन सी इंफॉर्मेशन या कौन सा डेटा किस कंपनी को दे। यानी ये नहीं है कि हर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन उसका डेटा खुद से ही कलेक्ट कर ले, बल्कि वो उसके इख्तियार में हो कि वो किसके साथ कितने हद तक डेटा या इंफॉर्मेशन शेयर करता है। नेक्स्ट, कि वो जो ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनी है वो उसके डेटा को उससे लेते हुए उसे बताएं कि ये डेटा किस पर्पज़ के लिए लिया जा रहा है और ये किस किस के साथ शेयर किया जाएगा। यानी जैसे व्हाट्सएप ने अभी बताया कि वो फेसबुक या किसी थर्ड एप्लीकेशन के साथ आपका ये जो फलां डेटा है, फ़ोन नंबर है या ये चीज़ है, लोकेशन वगैरह, ये हम शेयर कर सकते हैं। तो वो व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर इसलिए बताया गया है ताकि आपको पता हो, क्योंकि ये इंडिविजुअल का राइट है कि उसे बताया जाए जब उससे डेटा लिया जा रहा है, कि वो अगर एग्री करता है तो ठीक है वो डेटा दे, अदरवाइज वो डेटा ना दे। तो आपके पास राइट होता है कि आपने कौन सा डेटा किसके साथ कितना शेयर करना है, और फिर जो ऑर्गेनाइजेशन वो डेटा ले रही है
वो भी आगे बताए कि वो डेटा किस पर्पस के लिए ले रही है, वो सिर्फ अपने तक ले रखेगी या वो किसी के साथ शेयर करेगी तो कितने हद तक शेयर करेगी, या उसको क्या एक्सेस देगी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन को। तो वो सारी चीज़ें पहले यूज़र को बतानी पड़ती हैं। तो ये है प्राइवेसी। अब इसके अंदर क्या करती हैं कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फिर अपनी इसी तरह प्राइवेसी पॉलिसी देती हैं या टर्म्स एंड कंडीशन आपसे एग्री करवाती हैं, ताकि उस टर्म एंड कंडीशन को अक्सर लोग नहीं पढ़ते, बल्कि पढ़ लेना चाहिए। बेहतर होता है कि आपको पता चले कि वो आपको क्या कह रहे हैं, कि क्या करेंगे आपके साथ, या उनकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, आपको पता होना चाहिए। इसी तरह वो पर्सन जो है उसके पास राइट होता है कि वो अपने डेटा को जब चाहे स्टॉप करवा सकता है, कि ये कंपनी या ये ऑर्गेनाइजेशन जो है अब इसके डेटा को मज़ीद प्रोसेस नहीं करेगी। इसी तरह इसके डेटा को उसका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय या कोई भी और पर्सन जो है वो उसके डेटा को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, किसी को दिखा नहीं सकता, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो इस तरह की मुख्तलिफ जो राइट्स हैं वो उस इंडिविजुअल के पास होते हैं, और उसी की परमिशन के साथ उसके डेटा को शेयर किया जा सकता है। उसकी परमिशन के बगैर उसके डेटा को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी थर्ड पर्सन के साथ या थर्ड पार्टी के साथ शेयर वगैरह नहीं किया जा सकता। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि हमारा जो डेटा है उसको मिसयूज़ नहीं किया जा सकता, और इसके भी बाकायदा बहुत से लॉज बने हुए हैं जो इम्प्लीमेंटेड हैं, यानी उन ऑर्गेनाइजेशंस को बाकायदा उन लॉज के अंदर रहते हुए काम करना पड़ता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के लॉज हैं, उन लॉज को फॉलो करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को, वरना किसी किस्म की भी मुख्तलिफ़ कानूनी कार्रवाई या मुख्तलिफ़ किस्म का उन्हें भारी किस्म का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे पासवर्ड पे। तो पासवर्ड आपको पता है कि एक सीक्रेट वर्ड होता है जो मल्टीपल करैक्टर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, और आजकल तो बाकायदा तौर पर कहा जाता है कि पासवर्ड ऐसा रखें जिसके अंदर आपके नुमेरिक करैक्टर्स भी आएँ, स्पेशल करैक्टर्स भी आएँ और अल्फ़ाबेटिक भी आएँ, और अल्फ़ाबेटिक में भी कम से कम एक आपका अपर केस में हो। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि पासवर्ड को ऐसे रख देते हैं जो जो वर्ड वो रोज़मर्रा यूज़ करते हैं, या ऐसे वर्ड जो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के अंदर लोग पासवर्ड ज़्यादा रखना स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान 143 या पाकिस्तान 123, या आई लव पाकिस्तान या लव पाकिस्तान, या अपने सिटी का नेम कोई मतलब मियाँ वाली से है तो वो मियाँ वाली 123 या 123 मियाँ वाली। तो इस तरह के पासवर्ड रखेगा तो उससे क्या है कि प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, कि कोई भी उसके पासवर्ड को क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि मुख्तलिफ टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, जिसमें से इस टेक्निक को यूज़ करते हैं कि जो रोज़मर्रा के अल्फाज आप यूज़ करते हैं उनको आपके पासवर्ड के तौर पर यूज़ करते हैं, या जो फेमस वर्ड होते हैं उस इलाके के या उस कंट्री के अंदर उनको यूज़ किया जाता है, ताकि जो हो सकता है कि उन्हीं में से ही कोई पासवर्ड हो। तो पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद पासवर्ड का पर्पज़ सबको पता है कि हमारे डेटा और इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बैकअप ऑफ डेटा। बैकअप ऑफ डेटा मैंने बताया था कि डुप्लीकेट कॉपी होती है डेटा की, यानी आप अपने ओरिजिनल डेटा की कॉपीज़ बना के रखते जाते हैं, ताकि किसी भी किस्म की प्रॉब्लम की सूरत में आप उस डेटा को डेटा की कॉपी को यूज़ कर सकें। यानी हो सकता है आपका डेटा या लॉस हो जाता है, या वायरस की वजह से करप्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, या कोई डिलीट कर देता है, तो आप क्या कर सकते हैं उस का जो आपकी डुप्लीकेट कॉपी पड़ी होगी वहाँ से आप डेटा को यूज़ कर लेंगे, वापस ले आएंगे। टाइप ऑफ बैकअप की बात की जाए तो टाइप्स ऑफ बैकअप में कंप्लीट बैकअप है और इंक्रीमेंटल बैकअप है। कंप्लीट बैकअप के अंदर क्या होता है कि आप
जब भी बैकअप लेते हैं तो पूरे का पूरा बैकअप यानी पूरे के पूरे डेटा की कॉपी बना के रखते हैं। इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है कि आप कहते हैं कि मैंने मतलब लास्ट फ्राइडे तक बैकअप जो था वो रख लिया था, लास्ट फ्राइडे तक जितनी भी चीज़ें थी वो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हैं। तो अब उसके बाद नेक्स्ट फ्राइडे के बाद जो चीज़ें ऐड हुई हैं उसका मैं बैकअप रखूँगा। यानी पहली चीज़ें जो ऑलरेडी मैं रख चुका हूँ उनका बैकअप दोबारा क्रिएट नहीं करूँगा, बल्कि जो न्यू चीज़ें थी उनका बैकअप क्रिएट करूँगा, न्यू डेटा का बैकअप क्रिएट करूँगा। तो वो क्या कहलाता है इंक्रीमेंटल बैकअप। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप बेटा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।